नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में हम एक बेहद चौंकाने वाले मामले पर बात करने वाले हैं। बैंगलोर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने डिजिटल युग में धोखे और ब्लैकमेलिंग की एक बहुत ही खौफनाक तस्वीर पेश की है। मतलब ये कोई आम अपराध नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी पहचान चुराने और डिजिटल एक्सटॉर्शन का एक पूरा जाल है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे मामले की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। एक पल के लिए सोचिए, क्या होता है जब शादी का एक खूबसूरत वादा अचानक से डिजिटल ब्लैकमेल और पहचान चोरी के एक भयानक जाल में बदल जाए। सुनने में किसी सस्पेंस फिल्म की कहानी लगता है ना, लेकिन ये कोई फिल्म नहीं है। ये बैंगलोर में दर्ज हुई एक असली एफआईआर की कड़वी सच्चाई है। ये मामला हमें दिखाता है कि कैसे एक झूठा रिश्ता धीरे धीरे इतना खौफनाक रूप ले लेता है, जहां इंसान को हर तरफ से फंसा लिया जाता है। तो आइए सबसे पहले इस ब्लैकमेल और धोखे के जाल को समझते हैं। देखते हैं कि कैसे ये पूरा का पूरा अपराध तंत्र काम कर रहा था। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन को देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये कोई रातों रात किया गया काम नहीं था। सब कुछ बहुत लंबी प्लानिंग के साथ हुआ। शुरुआत होती है साल 2021 में एक झूठी पहचान के सहारे हुई पहली मुलाकात से। फिर सालों तक धोखे का ये सिलसिला चलता रहा। हद तो तब हो गई जब 2024 में आरोपी ने पीड़ित के ही डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके एक घर किराए पर ले लिया और फिर आखिरकार 30 अप्रैल को एफआईआर दर्ज हुई और आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि ये अपराध कितनी चालाकी से बुना गया था। चलिए अब कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। साल 2021 की उस पहली मुलाकात पर नजर डालते हैं, जहां से इन झूठे वादों की नींव रखी गई थी। हुआ कुछ यूं कि पेशे से मेकअप आर्टिस्ट 43 साल की एक महिला को टीवी सीरियल्स में काम दिलाने का एक बहुत ही लुभावना झांसा दिया गया। आरोपी ने खुद को टीवी इंडस्ट्री का एक बड़ा आदमी बताया और बस काम दिलाने के बहाने उसने इस महिला का नंबर ले लिया। ये आजकल एक बहुत ही आम तरीका बन चुका है, जहां किसी की प्रोफेशनल जरूरतों और सपनों का फायदा उठाकर सबसे पहले उसका भरोसा जीतने की कोशिश की जाती है। लेकिन भरोसा जीतने के बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। यहाँ से शुरू होता है प्राइवेट तस्वीरों का खौफ और मानसिक प्रताड़ना का वो दौर, जिसने उस महिला की पूरी जिंदगी को झकझोर कर रख दिया। अगर हम इस अपराध के मोडस ऑपरेंडी यानी काम करने के तरीके को डिकोड करें तो ये बिल्कुल सोचे समझे स्टेप्स में बटा हुआ था। पहला स्टेप, एक अच्छी नौकरी का झूठा दिलासा देकर विश्वास जीतना। दूसरा स्टेप, शादी का झांसा देना। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये महिला पिछले 8 सालों से अपने पति से अलग रह रही थी। मतलब वो इमोशनली काफी कमजोर स्थिति में थी, जिसका पूरा फायदा उठाया गया। तीसरा स्टेप, शारीरिक संबंध बनाना। और फिर चौथा और सबसे खौफनाक स्टेप, चुपकर प्राइवेट तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड करना और उन्हें इंटरनेट पर लीक करने की धमकी देना। सच कहूं तो ये एक के बाद एक किया गया बहुत ही क्रूर तरह का शोषण था। अब मामला सिर्फ ब्लैकमेल तक ही नहीं रुका, बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। यहां से एंट्री होती है पैसों की ठगी और फर्जी पहचान के एक बड़े खेल की। ये जानकर बेहद हैरानी होती है कि इस आरोपी ने एक तो नहीं बल्कि कई झूठे मुखौटे पहन रखे थे। कभी वो टीवी सीरियल का आदमी बनता, तो कभी एक अच्छी सैलरी वाला लेक्चरर। रेंट अग्रीमेंट बनवाने के लिए वो बाकायदा पीड़ित महिला का पति बन गया। और तो और महिला की बेटी के स्कूल रिकॉर्ड में भी उसने अपना नाम बतौर पिता दर्ज करवा लिया। हद तो तब हो गई जब उसने खुद को सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी भी बताना शुरू कर दिया। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी विडंबना क्या है पता है? असली जिंदगी में वो रामनगर की बाल कल्याण समिति यानी CWC का एक मेंबर था। जरा सोचिए, समाज की भलाई करने वाले इतने जिम्मेदार पद पर बैठा इंसान ऐसा खौफनाक अपराध कर रहा था। ये बात इस पूरे मामले को कई गुना ज्यादा गंभीर बना देती है। और हाँ, ये सब सिर्फ कागजी हेराफेरी तक सीमित नहीं था। पुलिस रिपोर्ट बताती है कि इस इंसान ने 2021 से लेकर अब तक उस महिला से करीब 5 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। 5 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती है और जाहिर सी बात है ये पैसा कभी वापस नहीं किया गया। ये दिखाता है कि इमोशनल शोषण के साथ साथ आर्थिक शोषण किस गहराई तक किया जा रहा था। अब इस आदमी की हिम्मत देखिए। एफआईआर में एक बेहद चौंकाने वाला और अजीब सा फैक्ट सामने आया है। इसने जो पुलिस अधीक्षक यानी एसपी का फर्जी आईडी कार्ड बनवाया था ना, वो किस लिए बनवाया था पता है? सिर्फ और सिर्फ हाईवे का टोल टैक्स बचाने के लिए। मतलब एक तरफ तो वो इतनी बड़ी आपराधिक साजिश रच रहा था और दूसरी तरफ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़े से पैसे बचाने के लिए इस लेवल का फर्जीवाड़ा कर रहा था। ये बात उसकी आपराधिक मानसिकता को बिल्कुल स्पष्ट कर देती है। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि इस मामले में नए कानून यानी BNS के तहत क्या और कैसे सख्त कार्रवाई हुई।
भारतीय न्याय संहिता, जिसे हम शॉर्ट में बीएनएस कहते हैं, इसकी धारा 69 एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है जिसके बारे में हम सबको जानकारी होनी चाहिए। ये धारा खासकर उन मामलों के लिए है जहां धोखे से या शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं। अब क्योंकि इस केस में आरोपी ने बिल्कुल यही तरीका अपनाया था, तो पुलिस ने सबसे पहले इसी सटीक धारा के तहत उस पर शिकंजा कसा। इसके बाद पुलिस ने लगाई बीएनएस की धारा 204। ये धारा तब लगती है जब कोई इंसान किसी पब्लिक सर्वेंट या सरकारी अधिकारी का भेष बदलकर घूमता है। वो फर्जी एसपी वाला आईडी कार्ड तो याद ही होगा जो टोल टैक्स बचाने के लिए बनाया गया था। बस उसी शातिर हरकत की वजह से पुलिस ने कानूनी कार्रवाई को और मजबूत करते हुए इस मामले में ये धारा भी जोड़ दी। तो अगर हम इस पूरे मामले को समराइज करें तो हमारे सामने अपराध और उसके अंजाम की एक साफ तस्वीर उभर कर आती है। एक तरफ वो अपराध है जहां सालों तक ब्लैकमेलिंग चली, पैसों की जबरन वसूली हुई और पहचान की चोरी का पूरा एक सिस्टम चलाया गया, और दूसरी तरफ इसका अंजाम क्या हुआ। बेंगलोर में 30 अप्रैल को जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये पूरी घटना एक बहुत ही कड़ा संदेश देती है कि चाहे डिजिटल दुनिया हो या असली जिंदगी, ऐसे अपराधों के अंजाम बहुत बुरे और तुरंत होते हैं। कोई भी कानून से बच नहीं सकता। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। आज के इस दौर में जहां किसी के भी भरोसे का इतनी आसानी से फायदा उठाया जा सकता है, हम अपनी डिजिटल और पर्सनल बाउंड्रीज को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं? अपने आसपास के लोगों की असली पहचान पर कैसे यकीन किया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत ही गंभीरता से सोचना होगा, ताकि भविष्य में कोई और ऐसे खौफनाक जाल में ना फंसे। इस विश्लेषण के साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।